नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें, एलजेपीआर के तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। जमुई लोकसभा सीट को लेकर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। जमुई सीट से चुनाव लड़ेंगे अरुण भारती। एलजेपी रामविलास ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की तरफ से औपचारिक ऐलान भी इसका कर दिया गया। जमुई सीट से अरुण भारती चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, चिराग पासवान के बहनोई हैं अरुण भारती, जो इस बार जमुई से चुनाव लड़ने वाले हैं। संवाददाता अमितेश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, ये फाइनल हो चुका है, अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं जमुई सीट से। भारती को सिंबल दे दिया गया है एलजेपी रामविलास की तरफ से। और चिराग पासवान 2014 में 2019 में जिस जमुई सीट से चुनाव मैदान में थे और लगातार उन्होंने 2 बार चुनाव में जीत दर्ज की थी, उस सीट पर अपने बहनोई अरुण भारती को उन्होंने सिंबल दिया है। और एलजेपी रामविलास के सिंबल पे अरुण भारती इस बार जमुई से चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो हाजीपुर से पहले से तय है कि हाजीपुर से चिराग पासवान उम्मीदवार होंगे और दूसरी जो सीट चिराग पासवान की जो पुरानी सीट रही है जमुई सुरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है, वहां से अरुण भारती चुनाव मैदान में होंगे और कल उनका नॉमिनेशन होगा। जी अमितेश, अभी अगर देखें तो 2 सीट पर लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है, जमुई और हाजीपुर, जैसा आप भी बता रहे हैं। 3 सीट जो है और बची हुई है, जिसको लेकर अभी प्रत्याशियों का ऐलान होना है। उसको लेकर भी कोई नाम की चर्चा है क्या? देखिए, वैशाली से सांसद वीणा देवी हैं, जो कि एलजेपी के सिंबल पर चुनाव जीती थी पिछली बार। और वीणा देवी पसौदी पारस गुट में पहले चली गई थी जब 5 सांसद अलग हुए थे, लेकिन बाद में वीणा देवी ने पाला बदल दिया और पिछले 1 साल से करीब लगातार चिराग पासवान के संपर्क में है, लगातार चिराग पासवान कैंप में लगी हुई है टिकट के लिए। देखना है चिराग पासवान किसको टिकट देते हैं। दूसरा, महबूब अली कैसर, जो कि सिटिंग सांसद हैं खगड़िया से, इस बार वो भी चाहते हैं कि हम खगड़िया से चुनाव मैदान में उतरें, लेकिन इसकी संभावना कम है कि महबूब अली कैसर को चिराग पासवान सिंबल देंगे। और बाकी जो समस्तीपुर की सीट है, वहां से किसी कार्यकर्ता को या किसी और व्यक्ति को वहां पर दिया जाएगा, वहां वो देखने वाली बात होगी। लेकिन समस्तीपुर भी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है, जहां से प्रिंस राज पहले 2019 में सांसद रहे हैं, वहां से जीते हैं, अभी सिटिंग सांसद हैं। उनके बदले अब देखना है चिराग पासवान किसको टिकट देते हैं। तो 3 सीटों पर ऐलान होना बाकी है। बिल्कुल अमितेश, और हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये तस्वीर जब सिंबल चिराग पासवान ने दिया, आपको बता दें कि अरुण भारती चिराग पासवान के बहनोई हैं जो चुनाव लड़ेंगे। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं चिराग पासवान, उनकी मां उनके साथ नजर आ रही हैं, साथ ही साथ अरुण भारती, जिन्हें ये सिंबल दिया गया है। आपको बता दें, जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान अभी सांसद हैं और उन्होंने कहा भी था कि जो भी अब अगला प्रत्याशी वहां से हो, वो भी एक बेटे के तौर पर वहां जाए। और भरोसा जताया है चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती पर, जिन्हें सिंबल जो है वो दे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमितेश। और सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें, इंडिया अलायंस में अभी भी सीटों के पेच जो है वो बरकरार है। कई सारी सीटों पर बातचीत नहीं बन पाई है, जिसको लेकर अभी सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। खासतौर पर पूर्णिया सीट की बात करें तो आरजेडी पूर्णिया सीट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है, जबकि किशनगंज, कटिहार, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सासाराम, गोपालगंज की सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। 9 सीट कहा जा रहा है कि कांग्रेस को दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट देने पर अड़ी हुई है। तो सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की तरफ से आरजेडी का उम्मीदवार बदलने का दबाव भी दिया जा रहा है। औरंगाबाद सीट को लेकर ऐसी खबर सामने आ रही है कि औरंगाबाद सीट पर भी कांग्रेस दबाव बना रही है कि वहां पर जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उसे बदला जाए। आपको बता दें कि पहले ही आरजेडी ने औरंगाबाद से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है और उसे सिंबल भी बांट दिया गया है। अब देखना होगा आज जब बैठक होती है तो क्या कुछ सीटों का फॉर्मूला सामने आता है और सीट जो कुछ चुनिंदा सीटें जिसको लेकर पेच बरकरार है वो कैसे सुलझाया जाता है और किन सीटों पर पेच फंसा है वो हम आपको बता रहे हैं। औरंगाबाद सीट पर देखिए,
बताया जा रहा है कि औरंगाबाद सीट को लेकर कांग्रेस दबाव डाल रही है। बेगूसराय सीट पर भी पेच बरकरार है। यहां से कन्हैया कुमार की दावेदारी कांग्रेस करना चाह रही है, तो अवधेश कुमार राय को सीपीआईएम ने टिकट दे दिया है। पूर्णिया की बात कर लीजिए, पूर्णिया से पप्पू यादव की दावेदारी है कांग्रेस की तरफ से, तो बीमा भारती को टिकट की बात कही जा रही है आरजेडी की तरफ से। कटिहार से तारिक अनवर की दावेदारी है कांग्रेस की तरफ से, तो कटिहार से लेफ्ट भी अपना उम्मीदवार उतारना चाह रहा है। औरंगाबाद सीट की बात करें, अभय कुशवाहा को टिकट पहले ही आरजेडी की तरफ से मिल चुका है, लेकिन कांग्रेस यहां दबाव बना रही है कि इस सीट को पर जो कैंडिडेट है उसे बदला जाए। तो ये 4 सीटें अभी हैं जिसको लेकर जिच बरकरार है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में। बताया जा रहा है कि आज बैठक होगी और इस बैठक में फैसला कर लिया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें, पहले चरण का मतदान बिहार में 19 अप्रैल को होने जा रहा है और इसमें 4 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसको लेकर किनके बीच मुकाबला होगा वो हम आपको बता रहे हैं। तो गया सीट पर जितन राम मांझी और कुमार सर्वजीत के बीच मुकाबला होगा। यहां पर एनडीए वर्सेस आरजेडी, यानी इंडिया लाइन से आरजेडी कैंडिडेट जो है वो होंगे। नवादा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर हैं, तो आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा उनके सामने हैं। जमुई सीट पर अरुण भारती एलजेपीआर से प्रत्याशी हैं, तो आरजेडी उम्मीदवार अर्चना रविदास हैं। साथ ही साथ आपको बताया जैसे हमने आपको कि आज ही सिंबल भी अभी दिया गया है अरुण भारती को, जो चिराग पासवान के बहनोई हैं। औरंगाबाद सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह हैं और आरजेडी के उम्मीदवार अभय कुशवाहा हैं, जिनके बीच मुकाबला होगा। तो वहीं बिहार में 40 लोकसभा सीटों को लेकर दोनों ही खेमों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ से कहा जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी तैयारी है, सब एकजुट होकर के चुनावी मैदान में जाएंगे, तो वहीं एनडीए का भी दावा है कि 40 की 40 सीटें एनडीए को मिलेगी। महागठबंधन का पेच इतना उलझ चुका है कि घटक दलों के नेता दिल्ली दौड़े या मुंबई, यह पेच सुलझना आसान नहीं है। कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय और औरंगाबाद की सीटों को लेकर जहां पर बात अटकी थी अभी भी वहीं पर है। कांग्रेस की स्थिति हास्यास्पद बन गई है। कांग्रेस का आलाकमान भी राजद के आगे घुटने टेक दिया है। कहां कांग्रेस की मांग 11 सीट की थी और राजद 6 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी होने का दम्भ भरने वाली कांग्रेस की स्थिति चुल्लू भर पानी में डूबने मरने जैसी है। हमने तो पहले ही कहा था कि महागठबंधन में नूरा कुश्ती चरम पर है। अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक और राजनीतिक नौटंकी सामने आ रही है। पहले तो कांग्रेस पार्टी और वाम दलों को भाव नहीं दिया, लगभग 17-18 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए। अब सिर्फ नाटक के तहत बैठक की जा रही है और कहा जा रहा है घटक दलों का सम्मान किया जाएगा, सीटों का बंटवारा होगा। अब तो बेचारी कांग्रेस पार्टी ही है ना कि राष्ट्रीय पार्टी होने का दम तो भरती है, लेकिन बिहार में राजद के सामने याचना करनी पड़ रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी गठबंधन में शामिल सभी सहयोगी दलों का पूरा सम्मान करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कहीं भी हम कोई एक तरफा फैसला नहीं लेते, कोई उतावलापन नहीं दिखाते, और यही हम अपेक्षा रखते हैं अपने सहयोगी दलों से भी। और जहां तक बिहार का मसला है, तो आप 1 से 2 दिनों में देखिएगा कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से सीट शेयरिंग का काम हो गया। फिर हमारे उम्मीदवारों का चयन भी लगभग हो चुका है, उनके नाम का ऐलान हो जाएगा और इंडिया गठबंधन बड़ी ही मजबूती से लड़ेगा। महागठबंधन बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, एकजुट होकर लड़ रहा है और महागठबंधन महाविजय करेगा। सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। तो बीजेपी ने एक तरफ जहां 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने प्रचार वैन को भी तैयार कर रखा है, पूरी तैयारी कर रखी है। कई सारे ऐसे प्रचार वैन हैं जिसे तैयार किया गया है, जो जनता के बीच जाकर कल्याणकारी योजना जो केंद्र सरकार की तरफ चलाई जा रही थी या किस तरीके से मिशन आगे बढ़ाना है बीजेपी को, उसको लेकर बातचीत की जाएगी। जो एजेंडा है बीजेपी की तरफ से उसे जनता के बीच रखा जाएगा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव प्रचार वैन तैयार किया गया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार।
लोकसभा चुनाव को लेकर के एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं कि आप ये प्रचार वाहन जो है वो तैयार किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में प्रचार वाहन जो है वो तैयार किए गए हैं। और तैयार करने के बाद इसको सम्राट चौधरी जो है, विजय सिन्हा जो है वो हरी झंडी दिखा करके बिहार के अलग अलग जिलों में रवाना करेंगे। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में ये वैन जो है वो जाएगी और नरेंद्र मोदी का जो कथन है उसको लोगों को बताएगी। विकास कार्य को लेकर के जो बातें कही जाती है लगातार एनडीए की तरफ से, उसके गुणगान जो है, उनके वखान जो है वो किया जाएगा इन रथ के द्वारा। और जो वोटर्स हैं उनको अपने पाले में करने की कोशिश जो है वो एनडीए की तरफ से किया जाएगा। और वह यहाँ देख सकते हैं कि रथ पे साफ तौर पर लिखा है कि विकसित भारत मोदी की गारंटी, फिर एक बार मोदी सरकार कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए। तो इस तरह से जो अपील है वो बिहार के वोटर जो हैं वो 40 लोकसभा क्षेत्र में ये वैन जाएगा और वहां जाकर के जो वोटर हैं उन्हें एनडीए के पक्ष में किया करने की जो कोशिश है वो किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे तौर पे इलेक्शन मोड में आ चुका है। स्टार प्रचारक की घोषणा के साथ साथ स्टार प्रचारकों को जब सभा होगी तो वहां पे इस तरह से वैन जो है वो जाकर के ये भी बताएगा कि कब जो है कौन से नेता किस लोकसभा क्षेत्र के कौन सी जगह पे लोगों से संबोधन करने आने वाले हैं। तो इस तरह से ये वाहनों का इस्तेमाल जो है वो वोट मांगने से लेकर के जो सभाएं होंगी उसकी जानकारी देने तक का काम करेगी। कैमरा पर्सन जिनेजा के साथ अमित माननी, जटिन, पटना। और दिल्ली में आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। इस बैठक में झारखंड में जो प्रत्याशी उतारे जाने हैं उनके नामों पर चर्चा हो सकती है, जिस पर बातचीत करते हुए कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि जल्द ही नाम जो है वो फाइनल हो जाएंगे। सूत्रों के अनुसार आज बैठक में नाम फाइनल होगा और 2 दिनों के बाद प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। इस बैठक को लेकर कांग्रेस में टिकट के दावेदारों की धड़कनें जहां तेज हैं, तो वहीं न्यूज 18 से बातचीत में कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि लोहरदगा से उनकी दावेदारी प्रबल है। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रत्याशी के चेहरों का टोटा कांग्रेस में नहीं बल्कि बीजेपी में है। बहुत अहम बैठक है। ना केवल जितने भी दावेदार जो किए हैं, ना केवल वो लोग मगर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं नामों का। तो सब लोगों की नजर इस सीएसी बैठक में है। आज जो भी घोषणा होने वाला है मुझे लगता है इस देश के लिए, इस राज्य के लिए उचित रहेगा। हमेशा ये जिस भी जगह पे टिकट दे रहे हैं तो सभी बोरोड प्लेयर को टिकट दे रहे हैं। अभी आप देख लीजिए गीता कोड़ा जी को, अभी आप देख लीजिए सीता सोरेन जी को दुमका में, और अन्नपूर्णा देवी जी भी एक समय में वो भी आरजेडी की हैं। आप देख लीजिए, मुझे लगता है कुछ 2-3 प्रत्याशी के अलावे सभी तो आपके बोरोड प्लेयर हैं, तो टोटा बीजेपी में है। इसमें साफ लोहरदगा कांग्रेस का गढ़ रहा है और वो सीट हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहेगा और इस बार भी कांग्रेस पार्टी ही अपनी उम्मीदवार उस सीट में उतारेगी। तो वहीं कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के इस बयान पर पलटवार किया है बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने। उन्होंने कहा है कि जो भी इस बड़ी पार्टी में यानी बीजेपी की में शामिल हो जाता है वो यहीं का हिस्सा बनकर रह जाता है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको और सुनाते हैं। जनता पार्टी में जो एक बार आ जाता है वो उसी परिवार का सदस्य हो जाता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है साहब, जो एक बार हमारे आइडियोलॉजी को मानकर आ गया, अब वो किस दल में था वो तो उसी दिन वो चैप्टर समाप्त हो जाता है, वो उसी दिन से हमारे परिवार का सदस्य हो जाता है और हमारे परिवार के सदस्य को टिकट मिला है। अब इसमें किंतु परंतु विपक्षियों का करने का कार्य होता है और हम तो हमेशा से कहते रहे महिलाओं का हम हमेशा विकास चाहते हैं, उनको शक्ति देना चाहते हैं, मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। अब देखते हैं जो सत्ताधारी गठबंधन झारखंड में है वो कितने महिलाओं को। और देखिए बिहार की तरह ही झारखंड में भी इंडिया अलायंस में सीटों पर पेंच अभी भी बरकरार है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं सुलझा है, लेकिन जेएमएम के प्रवक्ता ने बड़ा दावा किया है कि जल्द ही सीट का फॉर्मूला तय हो जाएगा, सबके सामने होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जेएमएम 5 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है, ये तय है और 6ठी सीट पर बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि सिंहभूम सीट जेएमएम के खाते में गई है, जबकि लोहरदगा सीट को लेकर कांग्रेस और जेएमएम के बीच बातचीत चल रही है। 2 दिनों में आज से कल तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। उम्मीदवारों की घोषणा भी मैं समझता हूं 2 दिनों के अंदर हो जाएगी। तो अब
ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारी पूरी पार्टी, हमारा पूरा इंडी गठबंधन आज लगा हुआ है अपने अपने क्षेत्रों में, तो कहीं कोई परेशानी चुनाव को लेकर नहीं होगी। तो अंतिम हो चुका है, एक सीट और की बात थी, अगर वो मिलता है तो ठीक है, बाकी हमारे आला कमान जो तय करेंगे, पूरी पार्टी उसको मानने को तैयार है। और अगली खबर आपको आरा से बता दें, आरा में जहां दानापुर लोकमान्य एक्सप्रेस में बीती रात आग की खबर सामने आई थी। बताया जाता है एक एसी बोगी में आग लग गई है, उसको लेकर जो राहत बचाव कार्य चल रहे थे वो अब खत्म हो गए हैं। इसके साथ ही अप और डाउन लाइन पर घंटों तक ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बाधित रहा। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम के मैराथन प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। रेल अधिकारी प्रभावित ट्रेन की बोगियों को बक्सर ले गए। अभी थोड़ी देर पहले स्पेशल ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया है। इस घटना में किसी यात्री के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। रेलवे के वरीय अधिकारियों ने घटना के कारणों के जांच के आदेश दे दिए हैं। अभी अप और डाउन लाइन में ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो गया है। लेकिन हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं उस वक्त की, और उस एसी बोगी की तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जो देखिए पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। और इसे समय रहते ही इस पर जो सवार यात्री थे वो कूद कर उन्होंने अपनी जान बचा ली। हालांकि राहत बचाव का कार्य जो यहाँ पर चलाया जा रहा था, जो परिचालन ठीक कराए जा रहे थे, वो अब ठीक हो चुका है। अभी मिली जानकारी के मुताबिक अप और डाउन लाइन में परिचालन सामान्य हो चुका है। ट्रेन का जो परिचालन है वो सामान्य हो गया पूरी तरीके से। अप और डाउन लाइन में ट्रेन चालू हो गई है, जिससे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। वहीं मौके पर जो रेलवे के वरीय अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और जायजा ले रहे हैं। एक तरह से कहें तो देर रात यह घटना घटित हुई थी, जिसके कारण जो लोग थे हालांकि मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और उसने आग पर तुरंत काबू पा लिया। ट्रेन में थी वो होली के चलते भीड़ कम थी, जिसके कारण यात्री नहीं के बराबर यात्रा कर रहे थे। देखिए गांव वाले हैं, यहीं पर यह घटना घटी है। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो घटना घटी, इन लोगों को, ग्रामीणों को कैसे जानकारी मिली, कैसे आप लोगों को जानकारी मिली कि ट्रेन में आग लगी है, कैसे जानकारी मिली? जानकारी मिली कि 12 बजे रात को हाला गुला हुआ, हम लोग का घर भीड़ी में है, हाला गुला हुआ तो हम लोग सुनाई दिए, हम लोग आए। यहाँ ये पुल का समस्या बहुत दिन से चल रहा है, ठीक ना, इसका कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ आर.के. सिंह भी आए थे, हर आदमी आया है, पुल को देखा है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो मतलब घटना हुई तो क्या कोई यात्री कोई जला नहीं ना उसमें? आप लोग आए तो तुरंत? नहीं, सब सेफ है। अच्छा, यात्री सेफ है, मतलब आप लोग आए थे घटनास्थल पर तुरंत? तो कैसे आवाज आई तब लोग आप लोग हाला गुला हुआ ना, उसी को हम लोग जागे और आए। तो आए तो मतलब क्या स्थिति एकदम? सब लोग, हाँ, सब ये बोगी में आग लगा हुआ था, उसमें से पूरा मतलब जितना भी यात्री था ना, दूसरा बोगी में शिफ्ट हुआ। तो कैसे आग पर काबू पाया गया? फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची? हाँ, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। उसके बाद मतलब कोई यात्री उसमें कोई हताहत नहीं हुआ? कोई यात्री घायल। तो बिल्कुल देखिए, जो गाँव वाले हैं वो, उनका कहना है कि देर रात अचानक यहाँ शोर शराबा शुरू हो गया, जिसके बाद वो लोग दौड़े दौड़े पहुँचे और जब देखे तो ट्रेन की बोगी में आग लगी हुई थी। लेकिन इन लोगों के प्रयास से, जो ग्रामीण हैं, हम इनको धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने कि होली की रात में, चूंकि रंगों का त्यौहार होली बना करके सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन ये एक तरह से कहें तो इनको धन्यवाद देना पड़ेगा ग्रामीणों को, जो कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच करके और आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड का सहयोग किया। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और अगली खबर आपको गढ़वा से बता दें, जहां बदमाशों ने एक शिव मंदिर में शिवलिंग तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि शिवलिंग, जो स्थापित शिवलिंग था, उसे बदमाशों ने टारगेट करते हुए उसे तोड़ दिया है। रमना थाना क्षेत्र के भगत सिंह चौक के पास शिव मंदिर है, जहां स्थापित शिवलिंग को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों लोग मंदिर के पास जुट गए और आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी की मांग की। तो वहीं इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस इंस्पेक्टर की ओर से शिवलिंग को विधि विधान से फिर से स्थापित करा दिया गया। इस दौरान सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की हर कोशिश को भी पुलिस और ग्रामीणों ने नाकाम कर दिया। पुलिस की ओर से घटना की जांच टेक्निकल टीम से कराकर आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा दिया गया है। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है कि बार बार मंदिर पर क्यों हो रहे हैं हमले। कई सारे मंदिरों को निशाना बनाया जाता है। सवाल ये भी है कि कौन बिगाड़ना चाह रहा है सद्भाव का माहौल। और न्यूज़ 18 ये भी सवाल पूछता है कि आरोपी की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई
कब होगी। और अगली खबर आपको जमुई से बता दें, जहां होली खेलने के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। जैसे इस खबर की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि जानकारी मिलने के बाद जब कार्रवाई करने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी तो पुलिस पर भी हमला कर दिया गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम के साथ झड़प का वीडियो भी सामने आया है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। घटना मंगलवार की शाम की बताई जा रही है, जब होली खेलने को लेकर दो गुटों में मारपीट हो गई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल मौके पर स्थिति नियंत्रण में है। घटनास्थल पर पुलिस बल को तैनात भी कर दिया गया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बता दें, यहां होली खेलने के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए थे। जैसे इस खबर की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। संवाददाता केसी कुंदन अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। केसी कुंदन, क्या कुछ अपडेट अभी मिल पा रहा है? 6 लोगों को गिरफ्तार अभी किया गया है और क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से? अभी हमारी कुछ देर पहले एसडीपीओ से बात हुई है और उनका सीधे तौर पर कहना है कि पुलिस जब वहां पर मारपीट की घटना के बाद जब पहुंची थी तो उस पुलिस की टीम पर हमला बोला गया था और इस मामले में आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जो घटना स्थल है, जो मोहल्ला है सतगावा मोहल्ला, वहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बल और साथ ही मजिस्ट्रेट को वहाँ पर तैनाती की गई है। स्थिति नियंत्रण में है और साथ ही जो पुलिस का यह कोशिश हो रहा है कि मामला को शांत करने के साथ इस तरह की घटनाएं आगे न हो और अगर पुलिस की टीम पर हमला करने वाले लोग और भी हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, इसके लिए पुलिस काम कर रही है। जी, ये पता चल पाया केसी कुंदन कि आखिर वजह क्या थी जिस वजह से दोनों गुट आपस में भिड़ गए? जी, जो बताया गया है, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार होली को लेकर एक जुलूस निकला था और वो होली खेलने के दौरान ही दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और फिर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, मारपीट होने लगी। और मारपीट की सूचना के बाद वहां पर पुलिस को जो सूचना मिली उसके बाद पुलिस टीम पर जो वहां पर पहुंची और जब पुलिस कार्रवाई करने लगी तब पुलिस पर भी हमला बोला गया और हाथापाई की गई, झड़प किया गया पुलिस के साथ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन लोगों को मौके से गिरफ्तार किया था। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको पटना से बता दें। पटना के मीठापुर पुल पर आईटीबीपी फोर्स का वर्दी पहनकर एक व्यक्ति अवैध वसूली कर रहा था, जिसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो नशे की हालत में है, जिसकी पुष्टि भी हो गई है। युवक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मोतिहारी में एक शिक्षक के घर पर चोर पहुंचे और उन्हें करीब 50 से 80 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया है। बताया जा रहा है कि शिक्षक अपने छोटे साले के श्राद्ध कर्म में हिस्सा लेने के लिए बाहर गए हुए थे और तभी जो चोर हैं वो बंद घर पर पहुंचे। दरअसल शिक्षक अपने छोटे साले के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए पूरे परिवार के साथ ससुराल मुजफ्फरपुर गए थे। इसी दौरान चोरों ने पिछले दरवाजे से बाथरूम का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए और बताया जा रहा है अलमारी में रखे कीमती आभूषण के साथ ही नकदी की चोरी की है। सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी चोर अपने साथ ले गए। शिक्षक को उनके रेंटर ने इसकी सूचना दी, जिसके बाद मकान मालिक घर पहुंचे। साथ ही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीम जुट गई है। घर पर नहीं थे, साले का श्राद्ध था, रात पगड़ी था और वही पगड़ी में हम थे मुजफ्फरपुरा और हम आए। अभी 4:15 में हमको मालूम हुआ, हमारा रेंटर आया तो बताया कि आपके घर का ताला सब खुला हुआ है। उसके बाद अभी हम पहुंच रहे हैं तो देख रहे हैं कि घर का पूरा जो सामान था सब गायब। चारों अलमीरा तोड़ा हुआ है। क्या लगता है कितना का संपत्ति था आपके पास? ज्वेलरी कितना था? संपत्ति तो सब ले गया।
मेरे पास कुछ बचा नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।